नमस्कार दोस्तों। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मैं एक नया टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। एबेटमेंट, दुष्प्रेरणा। परिभाषा इसकी क्या है? किसी अपराध को करने के लिए उकसाना, सहायता करना या षड्यंत्र करना दुष्प्रेरण कहलाता है। बीएनएस की धाराएं 45 से 60 एबेटमेंट से संबंधित है और इसमें अपराध के लिए उकसाने, षड्यंत्र, सहायता आदि के कानूनी प्रावधान शामिल हैं। इन धाराओं का सारांश इस प्रकार है। धारा 45, किसी अपराध को करने के लिए उकसाने का कृत्य। आदमी इसको उकसा रहा है, जिसमें उकसाना, षड्यंत्र और जानबूझकर सहायता शामिल है। धारा 46, अबेटर की परिभाषा, उसकी जिम्मेदारी। दुष्प्रेरक प्रेरक की क्या परिभाषा है और उसकी क्या जिम्मेदारियां इसमें बताया गया है। धारा 47 से 54, भारत में या भारत के बाहर किए जाने वाले अपराधों के लिए उकसाना और उसका दंड और दायित्व क्या है। धारा 55 से 57, मौत या आजीवन कारावास जैसे दंडनीय अपराधों के लिए उकसाना, जनता के माध्यम से उकसाना आज शामिल है। धारा 58 से 60, अपराध छिपाने की योजना। योजना बनाया कि अपराध छिपा लिया जाए। लोक सेवक द्वारा अपराध की योजना छिपाना और कारावास से दंडनीय अपराध की योजना छिपाना, ये धारा 58 से 60 के में आता है। भारतीय न्याय संहिता धारा 45 एबेटमेंट की स्पष्ट व्याख्या करती है और यह बताती है कि जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य को अपराध करने के लिए उकसाता है, षड्यंत्र रचता है या किसी विधि द्वारा सहायता प्रदान करता है तो उसे दुष्प्रेरक माना जाता है। दुष्प्रेरक अपराध के लिए उकसाने, सहायता करने या षड्यंत्र करने पर दंडनीय है, भले ही वास्तविक अपराध हुआ हो या नहीं हुआ हो। धारा 45 की मूल व्याख्या, अगर कोई व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को किसी अपराध को करने के लिए भाषा, किसी भी भाषा में बात करके, संकेत या किसी अन्य तरीके से उकसाता है। दूसरा, किसी षड्यंत्र में शामिल होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं और उस समझौते के बाद कोई कार्य किया जाता है। तीसरा, ग किसी कार्य द्वारा जानबूझकर सहायता करता है, तब वह व्यक्ति उस कार्य के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। एबेटमेंट के क्या क्या मेन एलिमेंट्स हैं, क्या क्या तत्व हैं, तो है सीधे तौर पर उकसाना, षड्यंत्र रचना और सहायता करना। दुष्प्रेरक विधिक रूप से उतना ही दोषी माना जाता है चाहे अपराध हो या सिर्फ प्रयास हो। उदाहरण के तौर पे, यह कोई व्यक्ति किसी को चोरी के लिए उकसाए या चोरी की योजना बनाए या चुपचाप उसकी मदद कर दे या मदद पहुंचाए, ये सभी बीएनएस धारा 45 के अंतर्गत दुष्प्रेरक माने जाएंगे। धारा 45 का उद्देश्य अपराध के पीछे छुपे प्रेरक तत्वों को दंडनीय बनाना है, जिससे कानून में अपराध की जड़ से रोकथाम हो सके। धारा 45 पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है। बीएनएस धारा 45 एबेटमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जिनमें अपराध के लिए दुष्प्रेरण सिद्ध करने हेतु आरोपी की मंशा और सक्रिय भूमिका को आवश्यक माना गया है। उदाहरण के तौर पर, यदि पति की निरंतर क्रूरता की वजह से पत्नी के आत्महत्या करने के मामले में कोर्ट ने प्रत्यक्ष उकसावे के साक्ष्य और मरते समय घोषित बयान को मान्यता दी है। बीएनएस धारा 85-86 के अनुसार मात्र क्रूरता स्वतः दुष्प्रेरण का आधार नहीं बनता जब तक कोई स्पष्ट उकसावा या मदद नहीं हो, यानी दुष्प्रेरण हेतु एक स्पष्ट कड़ी या सहायक कार्य आवश्यक है। दुष्प्रेरण के लिए केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं है, कोई ठोस कदम उठाना भी जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अज्ञानता अथवा अनजाने में मदद करने वाला व्यक्ति दुष्प्रेरक की श्रेणी में नहीं आएगा। उसमें मंशा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है दुष्प्रेरण को साबित करने के लिए। निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट
दुष्प्रेरण की श्रेणी में आरोपित के मंशा और सक्रिय भूमिका को ही निर्णायक मानता है। दुष्प्रेरण का मामला सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष उकसावा, सहायता या षड्यंत्र रचना के प्रमाण जरूरी होते हैं। अब षड्यंत्र क्या होती है, कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? षड्यंत्र का अर्थ सामान्यतः किसी गलत या गैर कानूनी काम को करने के लिए लोगों के एक समूह द्वारा गुप्त रूप से बनाई गई योजना होती है। इसका उद्देश्य हानिकारक होता है। आईपीसी व भारतीय न्याय संहिता दोनों में मूल रूप से षड्यंत्र का अर्थ किसी अपराध को तय करने व उसके लिए कदम उठाने से संबंधित है। तीसरा, आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है? क्रिमिनल कंस्पिरेसी, बीएनएस धारा 61। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने या करवाने के उद्देश्य से सहमत होते हैं या किसी वैध कार्य को अवैध तरीके से करने के लिए समझौता करते हैं, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। इसके लिए जरूरी है कि केवल समझौता ही पर्याप्त नहीं है, समझौते के अलावा उसके अनुसरण में कोई कार्य किया जाए। अवैध कार्य का उद्देश्य चाहे एक्सट्रीम हो या इंसिडेंटल हो, दोनों ही मामलों में षड्यंत्र माना जाएगा। धारा 61 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आपराधिक षड्यंत्र के तत्व निम्नलिखित है। मुख्य तत्व: दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। षड्यंत्र के लिए कम से कम दो लोग अनिवार्य हैं। अपराध या अवैध कार्य को करने का समझौता होना। सभी पक्षों का अवैध कार्य करने का या अवैध तरीके से कोई वैध कार्य करने के समझौता आवश्यक है। समझौते के अलावा कोई कार्य, केवल समझौता करना अपराध नहीं है, बल्कि समझौते की पुष्टि के लिए उसमें कोई कदम उठाया जाना चाहिए। इरादा, कॉमन इंटेंशन, सभी पक्षों का सामान्य उद्देश्य साझा होना चाहिए, यानी सभी मिलकर योजना बनाएं और क्रियान्वित करें। उदाहरण, यदि दो लोग हत्या करने की योजना बनाते हैं और उनमें से कोई एक हत्या करने की कोशिश करता है, तो दोनों पर धारा 61 के तहत षड्यंत्र का मुकदमा चलेगा। धोखाधड़ी, अपहरण, डकैती, जबरन वसूली आदि अपराधों के लिए योजना बनाना और उसका अनुसरण करने वाला कोई कार्य क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। धारा 61(2) दंड की व्याख्या करता है। बीएनएस में आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दंड का प्रावधान है। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करने की साजिश में शामिल पाए जाते हैं, तो उनके लिए निम्न प्रकार की सजा निर्धारित है। दंड के तत्व: गंभीर अपराधों के षड्यंत्र के मामले में क्या होगा? मृत्युदंड मिलेगा, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक का कारावास मिल सकता है। दोषी व्यक्ति को उसी अपराध के बराबर सजा दी जा सकती है जिस अपराध के लिए षड्यंत्र किया गया था। उदाहरण, अगर हत्या की साजिश है तो हत्या के बराबर सजा मिलेगी। कम गंभीर अपराध के षड्यंत्र के मामले में 2 वर्ष से कम कारावास वाला अपराध। दोषी को अधिकतम 6 महीने की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सजा निर्धारण के कुछ मानक स्टैंडर्ड्स हैं। सजा निर्धारण के मानक वे नियम जिनके आधार पर न्यायालय अपराधियों को उचित और न्याय संगत दंड निर्धारित करता है। ये मानक अपराध की प्रकृति, गंभीरता और आरोप की स्थिति के आधार पर सजा के उचित स्तर को निर्धारित करते हैं। सजा निर्धारण के प्रमुख मानक क्या क्या मानक हैं? अपराध की गंभीरता और प्रकृति, अपराध किस प्रकार का है, उसका प्रभाव कितना गंभीर है, ये सजा तय करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे हत्या गंभीर मामला है, जबकि मामूली चोट के लिए कम सजा होती है। मंशा, मोटिव, आरोपी का अपराध करने का इरादा और मकसद क्या था, यह सजा निर्धारण में देखा जाता है। पूर्व आपराधिक इतिहास, आरोपी का पहले भी अपराध करने का रिकॉर्ड हो तो सजा कठोर हो सकती है। परिस्थितियां और सामाजिक प्रभाव, अपराध किस परिस्थिति में हुआ, क्या यह एक आकस्मिक घटना थी या पूर्व नियोजित, इसका भी अवलोकन होता है। पीड़ित की स्थिति, पीड़ित की उम्र,
स्वास्थ्य और उसके प्रति अपराध का असर भी सजा के निर्धारण में महत्व रखता है। मुलजिम की व्यक्तिगत स्थिति, आरोपी की उम्र, मानसिक स्थिति और सुधार की संभावना पर भी सजा निर्भर करती है। मिश्रित कारक, अपराध में उपयोग किया गया हथियार, चोट की प्रकृति और सामाजिक स्थिति जैसे कारक भी सजा निर्धारण में देखे जाते हैं। सजा निर्धारण का क्या उद्देश्य है? सजा निर्धारण करने का उद्देश्य है अपराध को रोकना, दोषी को सुधारना और समान अपराध के लिए समान सजा सुनिश्चित करना है। इस प्रकार सजा का निर्धारण न्यायाधीश के विवेकाधिकार से होता है, जो सभी परिस्थितियों को, अपराध की गंभीरता और आरोपी के गुण दोष का सम्यक विचार करता है ताकि उपयुक्त न्याय प्राप्त हो सके। अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड क्या है। यह किसी गंभीर अपराध के लिए अदालत द्वारा दी जाने वाली सबसे कठोर सजा है, जिसमें दोषी व्यक्ति को फांसी दी जाती है। यह एक कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है और इसे मौत की सजा के नाम से भी जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून विकसित किया था, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मापदंड। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित एक कानूनी सिद्धांत है जो मृत्युदंड देने के मामले में लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार मौत की सजा केवल अत्यंत असाधारण और जघन्य अपराधों के लिए ही दी जानी चाहिए, जहां कोई वैकल्पिक दंड न्याय संगत नहीं। यह सिद्धांत सबसे पहले 1980 में बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा केवल उन मामलों में दी जानी चाहिए जो सबसे दुर्लभ और सबसे क्रूर हों। इसमें अपराध की क्रूरता, सामाजिक प्रभाव, अपराध का मकसद, पीड़ितों की संख्या एवं संवेदनशीलता जैसे कारकों का मूल्यांकन किया जाता है। मृत्युदंड देने से पहले न्यायालय को सभी पर्यायों, यथार्थ परिस्थितियों और दोषी की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर विवेकपूर्ण निर्णय लेना होता है, ताकि दंड का प्रयोग मनमाने ढंग से न हो। इस सिद्धांत के तहत मृत्युदंड एक अपवाद है, न कि सामान्य दंड, और यह भारतीय संवैधानिक अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत न्याय की गरिमा बनाए रखने के प्रयास का एक हिस्सा है। मापदंड क्या होते हैं? अपराध की क्रूरता अत्यंत जघन्य और कठोर होना चाहिए। सामाजिक प्रभाव, अपराध समाज पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाले। पीड़ितों की संख्या ज्यादा हो या संवेदनशील हो। अपराध का उद्देश्य अपराध नियोजित और दुष्टता पर आधारित हो। मृत्युदंड का विवेकपूर्ण प्रयोग केवल असाधारण मामलों में और न्यायिक विवेक से हो। यह मापदंड भारत में मृत्युदंड देने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, ताकि मानवाधिकारों और न्याय के बीच संतुलन बना रहे। That's all about this topic. Thanks for watching, दोस्तों।